हेलो फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड वेटरन्स, गुड मॉर्निंग। कल सर मैंने एक वीडियो डाला था प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर, और शाम को मुझे पता चला कि भारत सरकार ने कहीं 2017 में उन जो धाराएं थीं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया है या करेक्शन कर दिया है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मुझे पता कैसे चला, एक हमारे वकील हैं और वो हाई कोर्ट में वकील हैं, कहीं क्लरिकल से रिटायर हुए हैं, उन्होंने ये बताया, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथ में ये बताऊँगा, बताने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका था, बिल्कुल एकदम सख्त लहजे में तल्ख टिप्पणी के साथ बताया गया। बोला मिस इन्फॉर्मिंग द गूलीवर्स। वकील साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कह क्या रहे हो? आप मिस इन्फॉर्मिंग, या तो हम धोखा दे रहे हैं। आपने पता चला है कि गूलीवर्स होते क्या हैं? ये गलीवर्स जो होते हैं ये बहुत ही सिंपल भोले भाले लोग होते हैं, और आप एक ही भाषा में ये कह सकते हो मूर्ख होते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि हमारे भूतपूर्व सैनिक मूर्ख हैं, उनको हम मतलब मूर्ख बना रहे हैं? सर, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है आज या कोई किसी को मूर्ख बना सके। यदि आप ऐसा समझते हो तो आपकी मर्जी है। फिर इम्परफेक्ट एंड हियर से नॉलेज भी हमारा मतलब सुना सुनाया है और इम्परफेक्ट है। सर, टोटल ही मेरा नॉलेज जो भारत सरकार का OROP नोटिफिकेशन है 7/11/2015 पर, उस पर बेस्ड था। इन्होंने 2015 में एक भारत सरकार का नोटिफिकेशन लाकर, जहां पर गलती की संभावना नहीं हो सकती है, चुपचाप से 2017 में बदल दिया। और चुप से नहीं बदला होगा तो उनमें केवल सेक्शंस इंक्लूड होते हैं, कोई नहीं पढ़ता है कहाँ से संबंधित है, आदमी अपने वेलफेयर की चीज़ें पढ़ता है और आगे चल लेता है। खैर, एनीवे, आपने सर किया इसको, आपकी आदत है फॉल्ट फाइंडिंग, आप इस प्रकार करते आए हो, आप कर सकते हो, और आप क्योंकि आप क्लरिकल में हो। तो सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप, सर यहाँ भी आपका ही खेल है, ये आपका ही किया हुआ खेल है। ये जो आप धाराएं कल बता रहे थे, मैंने लेटर देखा इसमें, और देखने के बाद में ऐसा तो होने आपने बता दिया, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ डाल दूंगा, उनकी तो मैं इंक्वायरी करूंगा कि एक्चुअल हुआ क्या है, ऐसे कैसे हो गया कि बदल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमने 3 आपको वो दिए थे सेक्शंस, एक तो ये फॉर 1 और 2 लिखा हुआ है, एक मैंने अफसर वाला लिखा नहीं है, और एक मैंने जो आपको यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, एक ये था और एक ये था, और एक 16B था जो केवल ऑफिसर्स पर लागू होता है। अब उन्होंने लेटर निकाल दिया 2017 में, और वो कहते हैं कि 2017 में इनकी धाराएं चेंज कर दी हैं, नई कोई धाराएं नई चेंज नहीं आई हैं। जो क्लैरिकल मिस्टेक हुई थी, जो टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, उसको केवल 2 साल के बाद 2017 में सुधारा गया है। तो पहली वाली जो धारा है 13(3)(1) और आइटम B, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये जैसी की वैसी है नीचे। और यहाँ मैंने JCO लिखा हुआ है, ये बताऊंगा ये JCO क्या है। और जो रेड में लिखा हुआ है जो धारा, ये बदली गई है। ऐसी कोई धारा आपके उसके जो एक्ट है उसका, आर्मी एक्ट जो है 1954 में, उसमें कोई धारा नहीं है। मैंने भी देखा था, नहीं मिली थी, हमने सोचा था हो सकता है हमें जानकारी नहीं होगी, हम लोग के जानकार नहीं है, यदि नोटिफिकेशन में है तो सही होगी। उसकी जगह एक नई, इसकी जगह इसको करेक्ट किया गया है सर, बदला नहीं गया है, इसको करेक्ट किया गया है। और करेक्ट की जगह ये तीसरे नंबर पर ई आ गई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने। अब इनमें हुआ क्या है कि केबल और केबल ऑन रिक्वेस्ट पर जाने वाली धाराएं हैं, यहाँ पे पहले इन्होंने गलत लिखी हुई थी। ये जो 13(3) और 1, ये 4 जो दे रखा है, ये कोई ऑन रिक्वेस्ट पर जाने वाली धारा नहीं है, और शायद ये धारा कोई है ही नहीं वहाँ पे, उसमें आर्मी एक्ट में है ही नहीं, ये इनसे गलत टाइप हो गया यहाँ पर, और ये धारा है नहीं, और होगी तो ये ज़्यादा मैं इसके नॉलेज के बारे में जानता नहीं, लेकिन मैंने देखा था इसमें कोई धारा मुझे मिली नहीं थी, इसलिए मैं भी कंफ्यूज था। अब आप यहाँ देखोगे कि इस धारा की जगह ये जो नीचे वाली धारा है जो हरे में लिखा हुआ है, ये लेके आया, यानी अब ये 3 होंगे, और ये 3 किस किस पर लागू होंगे, तो ये अफसरों के लिए तो है नहीं। तो पहले क्या था कि इन्हें 13(3)(1)(1)V 13(3)(2)(1)V
यानी जहाँ 1B लगा हुआ है, 1B लगा हुआ है, ये ऑन रिक्वेस्ट पे जाने वाले लोगों के जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हैं या बुक है, डिस्चार्ज बुक है, उन पे लिखी जाती है। और ऑफिसर का भी 16B है और यहाँ भी बी लगा हुआ है। इसका मतलब कहीं बी लगा हुआ है आर्मी एक्ट में, आप रिटायर हुए हो तो ऑन रिक्वेस्ट पे गया हुआ आदमी है। सिंपल हो गया अब और ज़्यादा सरल हो गया। और पहले वाली जो धारा है 13(3)(1) आइटम बी, ये जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स पे लगती है। इसका मतलब ये आर्मी के लिए है। और दूसरा जो 13(3)(2) आइटम बी 1B वारंट ऑफिसर, यानी ये एयरफोर्स के जो जेसीओ इक्विवेलेंट जो पर्सनल होते हैं उन पर लगाई जाती है। और 13(3)(3)(B ये पर्सन्स अटेस्टेड अंडर दिस एक्ट, यानी इस ऊपर वालों को छोड़ करके जिसने भी इस एक्ट के अंतर्गत आर्मी में सर्विस करने की कसम खाई है उन सब पे लगता है। इसका मतलब नेवी वाले भी यहाँ पर आएंगे और हमारे ओवर्स वगैरह सब नीचे वाली धाराओं में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है 3rd B, यानी 13(3) के साथ 3rd B लगा हुआ है। तो ये केवल ओवर्स के लिए है और हो सकता है नेवी वालों के लिए हो। उसमें ऐसा आर्मी एक्ट में नेवी का नहीं दे रखा है, जो उनके कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर के बराबर जो इक्विवेलेंट रैंक से यहाँ पर 1B और इन्होंने क्या किया था कि जो वारंट ऑफिसर था उसको भी यहीं रख दिया था ऊपर वाले में, क्योंकि दोनों एक ही इक्विवेलेंट रैंक के रख दिया हो किसी ने। और ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ नहीं था, एक टाइपिंग मिस्टेक थी और इस टाइपिंग मिस्टेक को अब करेक्ट किया गया है, करेक्ट धाराएं लगा दी गई हैं। ये है इनकी सारी बात। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक चार्ट बना रखा है। मैं एक्चुअली में पढ़ रहा था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वो था निर्णय OROP पे, उसको मैं पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि जो ये कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं, आपको लगेगा अटपटा ये कह क्या रहे हैं। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट ही इन सब समस्याओं की जड़ है। वो एक ऐसा झूठ का पुलिंदा है, मतलब जिसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। अब मैं हल्की सी बात बताऊंगा, लेकिन वहाँ कुछ काम की चीज़ भी है। पहली बात तो ये है कि दिसंबर 2011 में ये कोश्यारी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि इसका केवल 1300 करोड़ का खर्चा है OROP का और आपको दे दीजिए। मतलब ये 11 में आई थी और ये संसद में भी ये मान लिया गया और ऑटोमेटिक रिवीजन की इन लोगों ने बात की, यानी और फिर बोला इन्होंने कि 10% ईयरली खर्चा बढ़ेगा। यानी यदि 11 को लिया जाए 12 और 13 में जो देने की बात कही थी तो 10% यानी 1600 करोड़ का खर्चा होगा। यदि हमारी फिगर 2013 से ली गई थी बेस ईयर से, तो इसका मतलब वहाँ तक केवल और केवल 1600 करोड़ रुपए का खर्चा होता। लेकिन खर्चा तो इसमें गवर्नमेंट बता रही है 10,795 करोड़ हुआ है। ऐसे कैसे हो गया? एक कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट जो संसद में चर्चित हुई है, जिसकी बहुत चर्चाएं की जाती हैं कि वो 1600 करोड़ का खर्चा बता दी है और उस खर्चे को 10,495 करोड़ का हो जाता है। ये क्या चीज़ थी, ये समझ में नहीं आई। अब इस रिपोर्ट से इस पोर्शन को, फाइनेंशियल को छोड़ दिया गया और एक बात ले ली ऑटोमेटिक रिवीजन। ऑटोमेटिक रिवीजन की पुलंदी बना करके और उस समय के डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की झूठ को साथ में लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। और वहाँ भी क्या हुआ था कि इतना कमज़ोर केस मेरे शायद इतिहास में कभी भी शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा गया होगा। अब आप बोलोगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। वहाँ क्या था कि सारी बातें हुई। हाँ, और बातें नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अब मैं ये बताता हूँ वहाँ क्या क्या था। इन्होंने वहाँ एक सिपाही की बात की, एक नायक की बात की OROP में। उसके बाद इन्होंने एक ग्रुप कैप्टन की बात की। इन्होंने मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन दिलाने की बात की, लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल की पेंशन दिलाने की बात थी और ऑफिसरों को 2.57 की जगह 2.67 और 2.81 दिलाने की बात थी। ये है वहाँ का पूरा इतिहास। इसका मतलब ये हुआ इन्होंने हमारे लिए कोई OROP की लड़ाई नहीं लड़ी है। इन्होंने केवल और केवल अफसरों को फ़ायदा दिलाने के लिए और UPA सरकार का जो फरवरी 2014 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसको अप्रैल 2014 से लागू कराने के लिए खेल रचा था और वो खेल आज तक चला हुआ है। खैर एनीवे, उस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही बढ़िया बातें हैं। एक तो मैं ये बताऊंगा
कि जब कोश्यारी कमेटी को ये कहा गया कि लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, ये मतलब OROP का देना, तो उन्होंने एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात, और वो यहाँ MACP और ACP पर लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि जो अफसर आज ड्यूटी कर रहे हैं और जो अफसर पीछे ड्यूटी कर रहे थे, जब अब वाले अफसर ज़्यादा बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं पहले वालों से, क्यों नहीं दी जा सकती, इसमें कोई लीगल हर्डर नहीं है। इसका मतलब ACP और MACP वाले जो केस हैं उनको सिपाही में ये दी है तो सिपाही को नॉन MACP को दी जा सकती है। लेकिन वो लगभग मैं यहाँ केवल MACP और ACP की बात करने वाला था। अब मैंने एक यहाँ आपको कुछ ये जो भारत सरकार का जो एफिडेविट 2 गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से लेकर के आ रहा हूँ, और ये है आपका पेज 45 पार्ट C। आप देखो, मैंने वहीं से लिया हुआ है। ये कहते हैं पेंशन ऑफ JCOs ORs, ये पेंशन ऑफ ये JCOs है, अपग्रेडेशन ग्रांटेड अपग्रेडेशन अंडर ACP MACP। अब ये जो सिपाही है, मैं मान लीजिए कि इनको मिल गया, क्या नाम है, ये MACP 2 मिल गया, इसको नायक को भी मिल गया, हम 2 का ही ले लेते हैं और सबका ले सकते हैं, हम 2 से कर लेते हैं। यानी जिनको MACP 2 मिला हुआ है या MACP 1 मिला हुआ है, चाहे मान लीजिए किसी 1 का भी केस हो सकता है, 1 मिला हुआ है, शैल बी रिवाइज्ड, यानी इनकी जो पेंशन रिवाइज होगी विद रेफरेंस टू द रैंक। किस रैंक का रेफरेंस लिया जाएगा? फॉर विच ACP MACP वाज ग्रांटेड, जिस रैंक में इनको MACP और ACP मिला हुआ है। इसका मतलब इनको MACP या सिपाही रैंक में मिला हुआ है। अब इनको जब ACP 2 मिल गया, MACP 2 मिल गया, तो हवलदार के बराबर हो गए, यहाँ हो गए। अब इनका क्या रैंक, यहाँ से इनकी पेंशन हवलदार के बराबर होगी या फिर इनकी जो पेंशन है सिपाही के बराबर होगी। ये रेफरेंस किसके लाया जाएगा? वो स्पष्ट बता रहे हैं कि इससे सिपाही को जो अपग्रेडेशन मिला हुआ है MACP 2, इनकी जो पेंशन होगी इसका रेफरेंस उसी रैंक से लिया जाएगा जिस रैंक से इनको MACP या ACP मिला हुआ है। मतलब सिपाही का सिपाही से होगा, और सिपाही का जब सिपाही से होगा बिल्कुल वर्टिकल होगा, आपको तिरछा उड़छा नहीं होगा, तो रैंक 4 ORP सिपाही होगी। इसका मतलब ये हो गया जो नॉन MACP सिपाही है उसको MACP 2 मिलेगा। और मैं वकील साहब से भी कहूँगा, वो बहुत यहाँ पर काफ़ी बातें बताते हैं, मैंने ये वहाँ से लिया हुआ है, आप मुझे बताएं कि यह मैं गलत पढ़ रहा हूँ या ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ सिपाही को यदि अपग्रेड किया रखा है MACP 2 में तो उसका रेफरेंस उसी रैंक से लिया जाएगा, यानी सिपाही रैंक से लिया जाएगा जिसमें इनको MACP ACP मिला हुआ है, न कि हवलदार से। इसका मतलब ये हो गया कि सिपाही को MACP मिला हुआ है तो सिपाही जो रैंक तो यही है, इनके साथ MACP कुछ नहीं लगा हुआ है, तो उसको सिपाही से लिया जाएगा। और यदि सिपाही से लिया जाता है तो सिपाही MACP 2 की जो भी फिगर होगी वो सिपाही को इनको देनी पड़ेगी। यहाँ सिपाही को आ जाएगा या MACP का था। अब नीचे और क्लियर कर दिया है, ऑन द एबव प्रीमाइजेज, यदि ऊपर की बात को मान लिया जाए, इट हैज बीन सबमिटेड that no disparity on the grounds of ACP MACP has been introduced। MACP और ACP के ग्राउंड पर कोई भी इसमें डिस्पैरिटी नहीं है, कोई भी अंतर इनमें नहीं किया गया है कि भाई ये MACP सिपाही है और ये ACP सिपाही है। ये मैं उनके एफिडेविट की बात कर रहा हूँ। एंड कोर वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म पेंशन फॉर ए पर्सन, और जो यूनिफॉर्म पेंशन की जो कोर वैल्यू सिपाही को जाएगा, रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम ऑफ सर्विस इज मेंटेन विदाउट डिस्पैरिटी। और विदाउट डिस्पैरिटी के जो सिपाही जो कर रखा है उसकी पेंशन सिपाही को जाएगी, नायक में यदि MACP दे रखा है तो वो नायक को जाएगी, हवलदार में दे रखा है तो हवलदार को जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि सिपाही MACP 2 है और वो हवलदार की पेंशन ले रहा है तो इक्वलाइजेशन हवलदार से होगा, हवलदार से नहीं होगा। जिस रैंक में उनको MACP मिला हुआ है उसी रैंक से उनका संबंध होगा और दूसरे से नहीं होगा। अब मैंने तो लिया है, मैं त्यागी साहब से कहूँगा जो हमारे वकील हैं, भाई मैंने ये उनके एफिडेविट से लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मैं पढ़ रहा था उसको, और आई एम स्टिल स्टडीइंग दैट। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी और वहीं से मैंने इसको हूबहू जो वर्ड हैं कोट किए हुए हैं। मैं तो इसका मतलब यही निकाल रहा हूँ कि यदि किसी भी रैंक को ACP या MACP मिला हुआ है तो उसकी पेंशन का निर्धारण
उसी रैंक से होगा, यानी सिपाही में है तो सिपाही से ही होगा जिस रैंक में उसको ACP MACP मिला हुआ है, न कि इस जिस सिपाही को जो हवलदार के बराबर जो ये पेंशन ले रहा है उसका इक्वलाइजेशन हवलदार से होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं तो ख़त्म करूँगा और यही मेरे पास सूचना थी। और मैं तो वो चाहूँगा, आपके कमेंट्स चाहूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पर उनका एफिडेविट 2 जो दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इसके मतलब क्या निकलते हैं। आपके जवाबों का मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने जो बता दिया मैं इसका अर्थ ये निकाल रहा हूँ, आप कोई दूसरा अर्थ निकाल रहे हो तो मुझे बताओ, जिससे डिस्कशन करके हम यहाँ पहुँच सके। ये बड़े फ़ायदे की बात है। थैंक यू, नमस्कार।